दोपहर की चिलचिलाती धूप है। घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे एक पुरानी टूटी हुई खाट चारपाई बिछी है। उस खाट पर श्याम और लखन दोनों भाई बड़े आराम से पसरे हुए हैं। कोई काम धंधा नहीं, बस गप्पे लड़ा रहे हैं। अरे यार लखन, एक बात बता, तुझे वो वर्षा याद है? अपनी क्लास में पढ़ती थी जो 8वीं कक्षा में। हाँ याद है ना, वही जो 2 चोटी बनाकर आती थी और मास्टर जी से सबसे ज्यादा मार खाती थी। क्या हुआ उसका? अरे यार, कल मुझे गांव के चौराहे पर कालू मिला था। बता रहा था कि वर्षा की शादी हो गई है, और वो भी उस विकास के साथ। अरे वही विकास जिसकी नाक हमेशा बहती रहती थी। सोच ले यार, किस्मत हो तो विकास जैसी, वरना खाट पर पड़े पड़े तो हम भी बूढ़े हो रहे हैं। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं, विकास और वर्षा? यार दुनिया में कुछ भी हो सकता है, हमारी तो किस्मत ही खराब है। सारा दिन इस खाट पर पड़े पड़े पीठ में दर्द हो गया है, पर क्या करें, बाहर धूप बहुत है। तभी घर के अंदर से उनकी माँ सावित्री हाथ में झाड़ू लिए बड़बड़ाती हुई बाहर आती है। अरे ओ निकम्मो, कब तक ऐसे ही इस खाट को तोड़ते रहोगे? शर्म नहीं आती तुम दोनों को? जवान हो गए हो पर शरीर में जंग लग गया है तुम्हारे। अरे माँ, क्या हुआ? क्यों दोपहर में चिल्ला रही हो? सोने दो ना चैन से। चैन से सो? आंखें खोलकर इस झोपड़ी को देखो। ये झोपड़ी भी सीलन खा गई है। इसकी छप्पर टूट रही है, दीवारें धंस रही हैं। इस बार अगर बाढ़ आ गई या तेज बारिश हो गई तो कोई बच पाएगा इसमें? कुछ काम धंधा कर लो, कुछ कमा लो ताकि घर की मरम्मत हो सके। अरे माँ, तुम भी ना बिना बात के परेशान होती हो। घर में कमाने के लिए बापू है ना, और वो अपना बड़ा भाई, क्या नाम है उसका? हाँ, वो अपना गंजा रामू भैया, वो तो है ही खेत में पसीना बहाने के लिए। जब वो दोनों कमा रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है धक्के खाने की? हे भगवान, मैंने किन पत्थर दिलों को जन्म दे दिया। बड़ा भाई दिन रात खेत में जलता है और ये दोनों यहाँ छांव में पड़े हैं। तभी सामने से पगडंडी पर चलते हुए रामकिशन पिता और रामू बड़ा भाई आते हुए दिखाई देते हैं। दोनों पसीने से लथपथ है, कपड़ों पर मिट्टी लगी है और कंधों पर कुदाल रखी है। उठो यहाँ से बेगैरतो, मैं और तुम्हारा बड़ा भाई सुबह से खेत में मिट्टी फांद रहे हैं और तुम दोनों यहाँ नवाबों की तरह पड़े हो। अरे बापू, आ गए आप? लाओ लाओ, कुदाल मुझे दे दो। रहने दे, मुझे पता है तू कितना बड़ा कामचोर है। तेरे हाथ में कुदाल शोभा नहीं देती। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता कि तुम्हारा बड़ा भाई रामू धूप में जल जलकर आधा रह गया है? कभी तो इसके साथ खेत जाया करो। अरे बापू, भैया तो खेत में इसलिए जाते हैं ताकि उनके सिर पर धूप पड़े और शायद कोई नया बाल उगाए। बापू, आप गुस्सा मत करो, छोड़ो इन्हें, मैं कर लूंगा खेत का सारा काम। आप चलकर पानी पी लो। सुन लिया बापू? अरे गंजे भैया, ज्यादा ज्ञान मत दे बापू को। हमें तो जो करना होगा हम अपने आप कर लेंगे। रामकिशन गुस्से में पैर पटकते हुए अंदर चले जाते हैं और रामू भी चुपचाप उनके पीछे चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रामकिशन अपने 2 निकम्मे बेटों को लेकर बहुत परेशान रहने लगे थे। एक दिन दोपहर के समय रामकिशन के बचपन के दोस्त हरिया काका उनके घर के बाहर आए। अरे रामकिशन भाई, ओ रामकिशन, घर पर हो क्या? रामकिशन अंदर से दौड़ते हुए बाहर आते हैं। अरे हरिया भाई, आओ आओ, राम राम। आज इतने दिनों बाद कैसे रास्ता भूल गए? सावित्री, जरा हरिया भाई के लिए लस्सी ला। दोनों दोस्त उसी नीम के पेड़ के नीचे वाली खाट पर बैठ जाते हैं जहां अक्सर श्याम और लखन सोते थे। भाई रामकिशन, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया खबर लेकर आया हूँ। पास के ही गांव में मेरे एक जानने वाले हैं। उनके घर में 3 बेटियां हैं। तीनों बहनें एक से बढ़कर एक गुणवान और कामकाजी हैं। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे भी 3 बेटे हैं, क्यों न तीनों की शादी एक ही घर में उन तीनों बहनों से करवा दें। एक ही खर्चे में काम हो जाएगा और परिवार भी जुड़ जाएगा। बात तो तेरी बहुत अच्छी है हरिया। रामू तो बहुत समझदार है, उसकी शादी तो मैं कर दूं। लेकिन मेरी जो बाकी 2 औलादें हैं ना, श्याम और लखन, वो एकदम निकम्मे हैं। मुझे डर है कि कहीं वो उन लड़कियों की जिंदगी ना खराब कर दें। अरे रामकिशन भाई, कहते हैं ना कि शादी के बाद आदमी के कंधों पर जिम्मेदारी आती है।
तो वो अपने आप सुधर जाता है। बीवी आएगी, खर्चे बढ़ेंगे, तो पैसे की कीमत भी समझ में आएगी। तुम हाँ कर दो, मैं बात पक्की कर देता हूँ। ठीक है हरिया भाई, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। तुम रिश्ता पक्का कर दो। रामकिशन अपने तीनों बेटों को बाहर बुलाते हैं और उन्हें ये खुशी की बात बताते हैं। श्याम और लखन शादी का नाम सुनते ही खुशी से उछल पड़ते हैं। क्या बात है बापू, आखिर आपने हमारे लिए कुछ तो अच्छा सोचा। जैसे ही तीनों भाई घर के अंदर जाते हैं, श्याम और लखन रामू को घेर लेते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे ओ गंजे, बापू ने तेरी भी शादी पक्की कर दी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तू क्या शादी करेगा? तेरे सिर पर तो बाल ही नहीं बचे हैं। सेहरा कहाँ बांधेगा बे? सही कह रहा है लखन। और सोच, अगर साली ने मुकुट उतार दिया और तेरी ये चमकती हुई चांद देख ली तो वो तो डर के मारे ही भाग जाएगी। दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। रामू कुछ नहीं कहता, बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपना काम करने लगता है। कुछ ही दिनों में घर में शहनाइयां बजने लगी। गांव के लोग इकट्ठे हुए। तीनों बहनें राधा, गीता और सीता दुल्हन बनकर आईं। तीनों भाइयों की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई, लेकिन इस धूमधाम के पीछे एक बहुत बड़ा दर्द छुपा था। रामकिशन ने इस शादी और तीनों बहुओं के गहनों के लिए गांव के साहूकार से बहुत बड़ा कर्ज ले लिया था। तीनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ उस छोटी सी पुरानी झोपड़ी में आ गए। झोपड़ी इतनी छोटी थी कि उसमें मुश्किल से 4-5 लोग ही सो सकते थे। अब घर में कुल 8 लोग हो गए थे। झोपड़ी में पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी। रामकिशन घर के बीचों बीच आते हैं। उनका चेहरा बहुत गंभीर था। सुनो तुम तीनों, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, तुम्हारी शादियां करवा दी। इस शादी के लिए मैंने बहुत बड़ा कर्ज लिया है। ये झोपड़ी अब हम 8 लोगों के लायक नहीं बची है। तो अब हम क्या करें बापू? अब तुम लोग अपना गुजारा खुद करो, अपने हिसाब से जियो। मुझे एक पिता के नाते जितना करना था मैंने कर दिया। मेरे पास कुल 6 बीघा जमीन है। मैं तुम तीनों को 2-2 बीघा जमीन बांट कर दे रहा हूं। अब से तुम अपनी अपनी जमीन पर खेती करो, अपना अनाज खुद उगाओ और अपने रहने के लिए अपना घर भी खुद बनाओ। आज के बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। श्याम और लखन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो आज तक खाट से नहीं उठे थे, उन्हें घर बनाने और खेती करने का फरमान मिल गया था। पिता का फैसला अंतिम था। तीनों भाइयों को अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपना सामान बांधकर घर से निकलना पड़ा। तीनों के खेत बिल्कुल आसपास ही थे, बस बीच में छोटी सी मेड़ मिट्टी की दीवार थी। दोपहर का समय था। चिलचिलाती धूप में तीनों भाई अपने अपने खेत में पहुंच गए। वहां दूर दूर तक कोई घर या पेड़ नहीं था। रामू अपने खेत में एक कोने पर खड़ा है। उसका चेहरा बहुत उदास है। उसकी पत्नी राधा उसके पास आती है। क्या हुआ जी? आप इतने उदास क्यों खड़े हैं? पिताजी ने जो किया वो शायद हमारे भले के लिए ही किया होगा। राधा, मैं इसलिए दुखी नहीं हूं कि मुझे घर से निकाल दिया गया। मुझे तो बचपन से मेहनत करने की आदत है। मैं तो इसलिए दुखी हूं कि मेरे पिता के इस फैसले की वजह से तुमको ये सब भुगतना पड़ रहा है। कल तुम्हारी शादी हुई और आज तुम इस खुले आसमान के नीचे इस कड़कड़ाती धूप में खड़ी हो। मेरे पास तुम्हें सिर छुपाने के लिए एक छत भी नहीं है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं जी? पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ सुख बांटने के लिए थोड़ी होता है। हम दोनों मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। वहीं दूसरी तरफ श्याम और लखन के खेतों में हंगामा मचा हुआ था। अरे जी, ये कहाँ लाकर खड़ा कर दिया मुझे? यहाँ तो बहुत मच्छर और मक्खियाँ हैं। धूप से मेरा सिर फटा जा रहा है और मैं बहुत थक गई हूँ। कुछ करो ना। हाँ जी, मुझसे तो अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। आपने तो कहा था कि आपका बड़ा घर है, यहाँ तो एक तिनका भी नहीं है। अरे भगवान, थोड़ा सब्र कर। मैं और लखन कोई न कोई जुगाड़ करते हैं। रामू ने राधा की बात सुनकर अपने आंसू पोंछे। उसे याद आया कि एक चीज है जो उनकी मदद कर सकती है। राधा, तुम बस कुछ घंटों का इंतजार करो।
मैं कुछ ही घंटों में हमारे लिए एक बहुत मजबूत घर बना लूंगा। पर जी ये कैसे होगा? यहाँ तो ईंट सीमेंट कुछ भी नहीं है। तुम भूल गई? मैं और पिताजी खेतों में सामान और चारा ढोने के लिए जिस लकड़ी की बड़ी रेहड़ी का उपयोग करते हैं वो पास ही में खड़ी है। वो बहुत चौड़ी और मजबूत होती है। मैं उसे यहाँ खींच कर लाता हूँ और उसी के ऊपर अपना घर बना लूंगा। रामू दौड़ कर जाता है और वो बड़ी सी रेड़ी खींचकर अपने खेत में ले आता है। फिर वो आसपास से मजबूत बांस, लकड़ियां और गन्ने के सूखे पत्ते इकट्ठा करता है। रामू ने बहुत ही चतुराई से काम किया। उसने रेड़ी के चारों कोनों पर मजबूत बांस बांध दिए, फिर ऊपर से एक और बांस बांधकर उसे छतरी का आकार दे दिया। उसने उन बांसों के चारों तरफ पुरानी प्लास्टिक की पन्नी और गन्ने के सूखे पत्ते बिछाकर बहुत अच्छे से रस्सियों से बांध दिया। कुछ ही घंटों में उस लकड़ी की रेड़ी पर एक बहुत ही सुंदर और मजबूत झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। तभी वहाँ श्याम और लखन आ धमकते हैं। वे रामू का पसीने से लथपथ चेहरा और उस रेड़ी पर बने घर को देखते हैं। अरे ओ गंजे, ये क्या कबाड़ खाना बना लिया तूने? अरे भाई, मुझे लगता है इसके सिर के बालों के साथ साथ इसकी बुद्धि भी नष्ट हो गई है। अरे पागल, ये कोई घर है? नीचे पहिए लगे हैं। अगर रात को हवा चली तो तेरा ये घर तो उड़कर दूसरे गांव पहुंच जाएगा। दोनों भाई रामू का खूब मजाक उड़ाते हैं। रामू उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। वो बस अपना काम करता रहता है। श्याम और लखन हंसते हुए वापस अपने खेत की तरफ चले जाते हैं। धीरे धीरे सूरज ढल गया और रात हो गई। मौसम अचानक बदलने लगा था। ठंडी हवाएं चलने लगी। रामू और राधा अपने रेड़ी घर के अंदर बैठ जाते हैं। जी ये तो बहुत अच्छी और सुरक्षित जगह बन गई है। नीचे पहिए होने की वजह से जमीन की नमी और कीड़े मकोड़े भी अंदर नहीं आ सकते। अब हम जल्दी से बाहर जाते हैं। मैं आपके लिए चूल्हा जलाकर गरम गरम खाना बनाती हूँ, फिर हम आराम करेंगे। रामू और राधा बाहर लकड़ियां जलाकर एक छोटा सा अलाव बनाते हैं। राधा खुशी खुशी खाना बनाती है और दोनों बैठकर खाना खाते हैं। उनके चेहरों पर एक अजीब सा सुकून था। उधर श्याम और लखन ने कोई मेहनत नहीं की थी। उन्होंने बस एक पेड़ के नीचे अपनी पत्नियों के साथ डेरा डाल लिया था। वे बातें बना रहे थे कि कल गांव के किसी मजदूर को बुलाकर घर बनवाएंगे, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था और जोरदार मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, ये बारिश कहाँ से आ गई? मुझे बचाओ, मैं तो पूरी भीग गई। श्याम और लखन हड़बड़ाहट में अपने सामान से एक बड़ी सी प्लास्टिक की पन्नी निकालते हैं। चारों लोग उस पन्नी को अपने सिर के ऊपर तानकर बैठ जाते हैं। मूसलाधार बारिश ने श्याम और लखन की सारी हेकड़ी निकाल दी। चारों लोग पन्नी के नीचे बैठे बैठे पूरी रात धुंचते रहे। नीचे से बारिश का पानी बह बह कर उनके कपड़ों को गीला कर रहा था। ठंडी हवाओं से उनकी हड्डियां कांप रही थी। वहीं दूसरी तरफ रामू और राधा अपने रेहड़ी घर के अंदर आराम से सो रहे थे। जमीन से ऊपर होने के कारण पानी उनके घर के अंदर नहीं आ सका और मोटी पन्नी और पत्तों ने बारिश को ऊपर ही रोक लिया था। अगली सुबह बारिश रुक चुकी है। सूरज की किरणें निकल रही हैं। श्याम और लखन बुरी तरह कांप रहे हैं। उनकी आंखें लाल है। आछू यार श्याम, रात तो बहुत बुरी कटी। मेरी तो कमर ही टूट गई। हाँ यार, पर एक बात नोटिस की तूने? वो अपने गंजे भाई की झोपड़ी तो बहुत मजबूत निकली। इतनी जोरदार बारिश और तूफान में भी उसका रेडी घर टस से मस नहीं हुआ और वो दोनों अंदर मजे से सो रहे थे। तो तुम दोनों यहाँ क्या मुंह देख रहे हो? अगर आज रात भी बाहर रहना पड़ा तो मैं तो मायके चली जाऊंगी। जाओ और तुम दोनों भी वैसी ही रेड़ी लेकर आओ और घर बनाओ। आखिरकार आलसी भाइयों को अकल आ ही गई। रामू की मेहनत ने उन्हें बिना कुछ कहे बहुत बड़ा सबक दे दिया था। श्याम और लखन तुरंत गांव की तरफ भागे। वहां से उन्होंने भी किराए पर 2 बड़ी बड़ी रेहड़ियां ली और अपने खेतों में ले आए। दोपहर तक दोनों भाइयों ने भी रामू की नकल करते हुए बांस और पन्नी से अपने अपने रेहड़ी घर बना लिए।
यार श्याम, आज पता चला कि मेहनत करने में कितना पसीना बहता है। भैया सही कहते थे। हाँ लखन, आज के बाद मैं भी कभी भैया का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। एक दिन शाम के समय रामकिशन खेतों की तरफ टहलते हुए आते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो एक अद्भुत नजारा देखते हैं। अरे वाह, ये तीनों एक एक रेहड़ी घर बनाकर रह रहे हैं। और ये क्या, श्याम और लखन अपने खेतों में निराई गुड़ाई कर रहे हैं। रामकिशन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि उनके कठोर फैसले ने उनके निकम्मे बच्चों की जिंदगी सुधार दी है। रामू उन्हें देखकर पास आता है। राम राम बापू, देखो आपके बेटों ने अपना घर भी बना लिया और खेती भी सीख ली। मुझे तुम सब पर गर्व है बेटा। एक पिता को इसके अलावा और क्या चाहिए कि उसके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं।